Hello viewers, today I am going to discuss some special problems relating to journal. जैसा कि हम आपको पहले के वीडियो में बतला चुके हैं, जर्नल का प्रिपरेशन या तैयारी कैसे होती है, जर्नल कैसे तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, साथ ही साथ उसके कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स को भी हमने डिस्कस किया। लेकिन कुछ ऐसे लेन देन हैं जिसको उस स्पेशल प्रॉब्लम्स के कैटेगरी में क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं किया जा सका है, इसलिए ज़रूरत हो जाता है उन प्रॉब्लम्स को अकाउंटिंग के पर्पस से, जर्नल बनाने के उद्देश्य से अलग से डिस्कस किया जाए। वन बाय वन हम एक एक प्रॉब्लम को आगे लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रॉब्लम इज January 1 started business with cash, goods and furniture rupees 5,000, 4,000 and 11,000 respectively. इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में जैसा कि हम देख रहे हैं कि बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और अपने घर से इंट्रोड्यूस कर रहा है, कैश भी, गुड्स भी, फर्नीचर भी, 5,000, 4,000, 11,000 रुपये क्रमशः से। इस ट्रांजैक्शन में जो एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैश है, गुड्स है, फर्नीचर है और सभी अमाउंट मिल करके अमाउंट्स ऑफ बिजनेसमैन इज इक्वल टू कैपिटल अमाउंट और नोन एज कैपिटल अमाउंट। कैश, गुड्स एंड फर्नीचर आर रियल अकाउंट्स, कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट, इफ कम्स इनटू बिजनेस डेबिटेड, तो कैश, गुड्स, फर्नीचर ये तीनों का तीनों बिजनेस में आ रहा है, इसलिए हम इसे डेबिट में लिखेंगे। और कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, इट्स नेचुरल साइड इज क्रेडिट, and here increase in capital means increase in liabilities is equal to credited. With the amount of rupees 5,000 in cash, goods rupees 4,000, 11,000 furniture and capital with the total amount 20,000, 5,000 plus 4,000 and 11,000. Now next problem is goods distributed as free sample. जैसा कि हम जानते हैं बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो नेचुरली उसका मकसद होता है हाउ टू सेल मोर एंड मोर, कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचे। इसी क्रम में वह अपने कस्टमर्स को तरह तरह से अट्रैक्ट करता है और बहुत से मौके पर हम देखते हैं कि वो मुफ्त नमूने में, सैंपल के रूप में सामानों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसा एक किराना दुकान में देखें, वो अपने कस्टमर्स को आए दिन कस्टमर्स के डिमांड पर चावल दिखलाने के लिए देता है, गेहूँ दिखलाने के लिए देता है और इस तरीके से बार बार जब चावल और गेहूं देता है, दिन भर में अगर 150 कस्टमर्स को देता रहा तो उस ट्रांजैक्शंस की भी अकाउंटिंग जरूरी है, इस उद्देश्य से कि सही प्रॉफिट लॉस निकाला जा सके। इसका मकसद होता है एडवर्टीजमेंट और इन फ्यूचर मोर एंड मोर सेल। दैट्स वाई गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो इस क्वेश्चन में फ्री सैंपल का ऑब्जेक्टिव, जैसा कि हम देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट है, तो यहाँ पर जो हमारा एस्पेक्ट है गुड्स एंड एडवर्टीजमेंट, गुड्स रियल अकाउंट है, एडवर्टीजमेंट नॉमिनल अकाउंट है और रूल कहता है कि रियल अकाउंट में सामान जाने से, आउट होने से, कोई भी रियल अकाउंट आउट होने से बिजनेस से क्रेडिट करते हैं। गुड्स आउट हो रहा है, क्रेडिट करेंगे। और जैसा कि हम आपको बतला चुके हैं पहले भी कि गुड्स का यूज कम करना है, बंद कर देना है। यहाँ पर गुड्स अदर यूज में आ रहा है, इसलिए स्टॉक या परचेजेस टर्म यूज करेंगे। एडवर्टीजमेंट नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, एक्सपेंसेस है, इसलिए हम डेबिट करेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा 1,000 ईच। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गुड्स परचेज वर्थ रुपीज 5,000 फॉर कैश एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। जैसा कि हम जानते हैं ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग या कैलकुलेशन हम पहले कर लेंगे। ट्रेड डिस्काउंट जस्ट फॉर शो है, इसलिए इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी, इसको डिडक्ट कर देंगे टोटल ट्रांजैक्शंस अमाउंट से। तो पहले हम परसेंटेज का तो अकाउंटिंग होती नहीं है, इसलिए हम पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 5,000 में 20% हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, दूसरे शब्दों में 1,000 रुपीज़ हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स आ गया हमारा 4,000 जो कैश ट्रांजेक्शन है, इसलिए उस पर 5% कैश डिस्काउंट जैसा कि इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, मीन्स 200 रुपीज़ कैश डिस्काउंट। तो आउट ऑफ 4,000 200 कैश डिस्काउंट है, इट मीन्स कैश ट्रांजैक्शन अमाउंट है 3,800। अब इस ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट्स को देखें तो कैश है, डिस्काउंट है और गुड्स है। कैश रियल है, डिस्काउंट नॉमिनल है और गुड्स रियल है। या परचेजेस को हम अगर हम ले तो
अमेरिकन अप्रोच से उसे हम नॉमिनल अकाउंट में शामिल कर सकते हैं। कैश आउट हो रहा है, यहाँ पर सामान खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, क्रेडिट होगा। डिस्काउंट जैसा कि हम देख रहे हैं एक्सपेंसेस लॉस है, इसे भी हम क्रेडिट करेंगे, या कैश के साइड में ही हमेशा डिस्काउंट को लिखा जाता है, उस प्रिंसिपल से भी ये क्रेडिट ही आएगा। अब गुड्स की बात करें तो गुड्स यहाँ पर परचेज किया जा रहा है, सामान आ रहा है, आने के रीजन से डेबिट करेंगे। या नॉमिनल अकाउंट है तो परचेजेस के बदले में पैसा पे करना पड़ता है, मीन्स एक्सपेंसेस है, डेबिट करेंगे। कैश अमाउंट जैसा कि हम कैलकुलेट किए 3800 से आएगा, 200 हमारा कैश डिस्काउंट है, 4000 टोटल अमाउंट ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन है, मीन्स गुड्स और परचेजेस का वैल्यू है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू परचेजेस ऑफ प्लांट फ्रॉम मुकेश ₹5,000 and carries ₹100, also paid ₹1,000 at installation charges। इस क्वेश्चन में भी एक पॉइंट कंसिडरेबल है, याद रखने के लिए जरूरी है। वो क्या है? याद रखना है कि हमेशा किसी भी एसेट्स को परचेज करने के दिन में कोई एक्सपेंस बिजनेसमैन पे करता है तो उसे हम एसेट्स का वैल्यू ट्रीट करते हैं। और इंस्टॉलेशन चार्जेस फंक्शनिंग में लाने के लिए अगर मशीन को या चीज़ों को स्टैब्लिश करने में कुछ अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करना पड़ता है तो वो भी हमारा चार्जेस नहीं, एक्सपेंसेस नहीं है, वैल्यू ऑफ एसेट्स है। इस बात को कंसीडर करते हुए हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे। अर्थात इस क्वेश्चन में एक्चुअली एसेट्स परचेज्ड है, प्लांट परचेज्ड है 5,000 + 100 and 1,000 मीन्स 6,100 वैल्यू से। तो इसमें जो एस्पेक्ट्स है प्लांट और कैश है, प्लांट रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। और प्लांट बिजनेस में परचेज कर रहे हैं, मीन्स आ रहा है, डेबिट करेंगे। कैश जा रहा है परचेज करने में, क्रेडिट करेंगे। प्लांट का वैल्यू हो जाएगा 6,100, 5,000 जो कि प्लांट का कॉस्ट वैल्यू है, ₹100 जो कैरेज चार्जेस है और 1,000 जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है, और टोटल अमाउंट ऑफ कैश हो जाएगा हमारा 6,100। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम इज इनकम टैक्स पेड। यहाँ पर एक चीज और हम आपको बतलाएंगे कि इनकम टैक्स पेमेंट कौन करता है। नेचुरली इनकम और प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज द इनकम ऑफ ओनर और प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस। व्यवसाय का जो भी इनकम है वो वास्तव में बिजनेसमैन का इनकम है, इसलिए टैक्स वास्तव में बिजनेसमैन पे करेगा। और जब बिजनेसमैन पे करेगा और बिजनेस के पैसे से उसका पेमेंट हुआ, इट मीन्स ये ड्रॉइंग्स अमाउंट है फॉर पर्सनल यूज ऑफ बिजनेसमैन। एग्जैक्टली क्वेश्चन में कभी कभी रहता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो लाइफ इन्वॉल्व है बिजनेस में ओनर और प्रोप्राइटर का, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑल्सो ड्रॉइंग्स अमाउंट। वो बिजनेस पे कर रहा है फॉर द सेक और इंश्योरेंस वैल्यू ऑफ ओनर और प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। दैट्स व्हाई इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बोथ आर ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। अगर यहीं पर जस्ट इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जाए तो वो बिजनेस का एक्सपेंस है, बिजनेस के एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी अकाउंटिंग हम करेंगे। तो इनकम टैक्स पेड में जो दो एस्पेक्ट है, एक ड्रॉइंग्स है, दूसरा कैश है। ड्रॉइंग्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, डिक्रीज इन कैपिटल है, तो कैपिटल का नेचुरल साइड क्रेडिट होता है, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट हो जाएगा। और कैश बिजनेस से पैसा जा रहा है, एक्सपेंस किया जा रहा है, इनकम टैक्स पेमेंट किया जा रहा है, इसलिए क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट अमाउंट हो गया 500 ईच। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू चेक रिसीव फ्रॉम नमन। नमन से चेक मिला। यहाँ पर जो दो एस्पेक्ट है, एक कैश है, चेक जस्ट रिसीव हो रहा है बिजनेस में एंड रिटेन्ड इनटू बिजनेस इज इक्वल टू कैश। एंड नमन दूसरा एस्पेक्ट है, कैश रियल अकाउंट है, नमन पर्सनल अकाउंट है। और चेक रिसीव्ड है मीन्स कैश बिजनेस में आ रहा है, चेक आ रहा है जिसको कि हम कैश मान रहे हैं, डेबिट करेंगे। नमन गिवर है, क्रेडिट करेंगे। अमाउंट है 2000 ईच। नेक्स्ट है नमन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ऊपर वाले चेक को ही हमने आगे जाकर के नेक्स्ट डेट में बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इस कंडीशन में एक्चुअली पैसा डिपॉजिट हो रहा है, बैंक में रिसीवर है, बैंक में कम्स इन इनटू बैंक है पैसा, इसलिए एक एस्पेक्ट तो बैंक है चेक के बदले में, और दूसरा बिजनेस से पैसा जा रहा है क्योंकि जो चेक रिसीव हुआ था हम उसको ट्रीट किए थे कैश के बराबर। दोनों रियल अकाउंट है, बैंक में आ रहा है और कैश आउट हो रहा है, बैंक डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट यहाँ पे नहीं है लेकिन नमन चेक मीन्स जनवरी 10 का जो रिसीव्ड चेक है उसी चेक को हमने जमा किया, इसलिए अमाउंट वही रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू नमन चेक डिसऑनर्ड। नमन चेक डिसऑनर्ड में याद रखना है, जो हम ऊपर में चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक का जो एंट्री बना चुके हैं
हमने मान लिया कि नमन से पैसा मिल गया और वो हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। वास्तव में डिसऑनर होने का मतलब ये वास्तव में हुआ नहीं, आगे चल करके पता चला कि बैंक कैंसिल कर दिया, इसका मतलब नमन का पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ है। इसलिए जो दोनों एंट्री हुई है उसके कंबाइंड एंट्री का अपोजिट एंट्री यहाँ पर कर लेंगे। तो ऊपर के दोनों एंट्री को देखें तो हमारा पैसा बैंक में आ चुका है और नमन दे चुका है। बैंक में आया, बैंक डेबिट और नमन क्रेडिट, कंबाइंड एंट्री करेंगे तो यही स्थिति आएगी। तो जस्ट अपोजिट एंट्री यहाँ पर होगी। यहाँ का एस्पेक्ट भी बैंक और नमन है और यहाँ पर बैंक क्रेडिट हो जाएगा, नमन डेबिट हो जाएगा। उसी 2000 के चेक का डिसऑनर है, इसलिए 2000 अमाउंट सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम इज प्रीवियसली रिटेन ऑफ अमाउंट एज बैड डेट्स नाउ रिसीव्ड। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी अमाउंट से बोलता है कि पहले से जो हमारा पैसा डूब चुका था और एट प्रेजेंट 16 तारीख को बोल रहा है जनवरी में वो पैसा हमें मिल गया, तो ये हमारा एस्पेक्ट है इसमें कैश और बैड डेट्स रिसीव्ड है। कैश रियल अकाउंट है और बैड डेट्स रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट है। कैश आ रहा है डेबिट करेंगे, बैड डेट्स रिसीव्ड हमारा इनकम है क्रेडिट करेंगे। जिस भी अमाउंट से मान ले रहे हैं, ऊपर के ही अमाउंट को ले लें कि वो 2000 जो हमारा डिसऑनर हो गया था, डूब गया था मान लेते हैं, तो उसी 2000 से हमारा पैसा मिल गया है। तो अमाउंट तो जो भी मेंशन रहेगा क्वेश्चन में हम उसके वैल्यू को लिख देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गुड्स परचेज फ्रॉम संदीप वर्थ ₹4000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, आउट ऑफ विच 40% ऑफ द पेड अमाउंट इज इन कैश। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो याद रखना है ट्रेड डिस्काउंट तो पहले हम डिडक्ट कर देंगे, उसका तो कोई यूज अकाउंटिंग में होना नहीं है। दूसरी बात, जो कैश डिस्काउंट है ऑलवेज रिलेटेड विथ कैश ट्रांजेक्शंस। यहाँ पर साफ साफ है 40% ऑफ द ट्रांजेक्शंस इज रिलेटेड विथ कैश। इसका मतलब टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन से या आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट से हम कैश डिस्काउंट पे नहीं करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस एंड देन कैलकुलेशन ऑफ कैश डिस्काउंट इज बीइंग मेड। इसका कैलकुलेशन भी हमें पहले करना पड़ेगा। उस कैलकुलेशन में हमारा देखिए 4000 टोटल परचेजेस अमाउंट है, जिसमें से 20% हमारा ट्रेड डिस्काउंट है मीन्स 800। एक्चुअल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस आ गया 3200। इस 3200 में हमारा जो है 40% कैश ट्रांजेक्शंस है मीन्स 1280 रुपीज से, जिसका 5% कैश डिस्काउंट आएगा मीन्स 64। इसका मतलब हो गया आउट ऑफ 1280 64 इज कैश डिस्काउंट। इट मीन्स रिमेनिंग अमाउंट इज कैश ट्रांजेक्शंस। कैश का वास्तव में लेन देन हो रहा है 1216 रुपीज से, और रिमेनिंग 60%, ये 40% का कैलकुलेशन हुआ। अब 3200 का 60% क्रेडिट ट्रांजेक्शंस है, जिसमें कि हम कस्टमर के नाम को लिखेंगे। तो इस ट्रांजेक्शन में जो एस्पेक्ट्स हमारा आ रहा है वो निकल करके गुड्स है, कैश है, डिस्काउंट है और संदीप है। जहां तक गुड्स कैश की बात करें, दोनों रियल अकाउंट है, डिस्काउंट नॉमिनल है और संदीप पर्सनल है। और जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर गुड्स परचेज है, मतलब गुड्स आ रहा है, डेबिट करेंगे। जब सामान खरीदेंगे, परचेज करेंगे और कैश पेमेंट करेंगे तो कैश पेमेंट अमाउंट से हमारा जा रहा है पैसा, इसलिए क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट तो ऑलवेज इन द साइड ऑफ कैश बैंक होता है। कैश बैंक क्रेडिट हुआ है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, या डिस्काउंट यहाँ इनकम इसलिए क्रेडिट होगा। रूल से देखें, चाहे हम शॉर्टकट रूल को भी अपना सकते हैं। संदीप जैसा कि देख रहे हैं पर्सनल है और गिवर है, सामान परचेज कर रहे हैं, इट मीन्स गिवर फॉर क्रेडिट सेल्स है, दैट्स वाई क्रेडिटेड। इस तरीके से जो जर्नल एंट्री बनेगी यहाँ पर, गुड्स 3200 से गुड्स के जगह पर हम जैसा कि जानते हैं परचेजेस हो रहा है, परचेजेस को डेबिट में लिखेंगे। कैश की जगह पर 1216 रुपीज से कैश ट्रांजेक्शंस है, 64 से कैश डिस्काउंट है और संदीप से क्रेडिट ट्रांजेक्शन अमाउंट है 1920 से। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम इज सुधीर आस्क हिज सप्लायर राम टू सेंड गुड्स टू मोहन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। आदेश के मुताबिक सुधीर जो है वो को कहा जा रहा है कि राम को सामान भेज दे, लेकिन सेंड गुड्स राम को कहा जा रहा है कि मोहन को सामान भेज दे। इस तरीके की बात कही गई है। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर ऑन द डे ऑफ ट्रांजेक्शंस न कैश न पैसे का लेन देन हो रहा है, न सामान का लेन देन हो रहा है, न क्रेडिट में लेन देन हो रहा है, कुछ भी आदान प्रदान नहीं है, रिसीव एंड गिव नहीं है। दैट्स वाई नो ट्रांजेक्शंस एंड नो अकाउंटिंग, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम इज प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% ऑन 50,000 कैपिटल अमाउंट।
पूंजी 50,000 रुपया है जिस पर 10% के रेट से बोल रहा है पूंजी पर ब्याज का प्रावधान कीजिए, प्रोविजन कीजिए। इस पॉइंट में भी हमारा 10% पहले इंटरेस्ट अमाउंट है जो कि हमें कैलकुलेट करना होगा। 50,000 कैपिटल अमाउंट का 10%, 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट आया। इस लेन देन में, इस ट्रांजेक्शन्स में जो एस्पेक्ट है, कैपिटल है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है और इंटरेस्ट तो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटरेस्ट पे करेंगे ओनर प्रोप्राइटर को, तो बिजनेसमैन का जो कैपिटल अमाउंट है वो इंक्रीज करेगा। और एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस लॉस का पोजीशन है, इंक्रीज करने के कारण क्रेडिट करेंगे और एक्सपेंसेस के नाम से कारण से डेबिट करेंगे। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है 5,000, इसलिए अमाउंट में 5,000 रुपीज से लिखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज 2,000 आउट ऑफ विच गुड्स 1,400 वेयर इंश्योर्ड। 2,000 का सामान खरीदा जिसमें से 1,400 रुपए का ही सामान हमारा इंश्योर्ड है। इंश्योर्ड होने से ट्रांजैक्शंस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक्चुअली यहाँ पर इंश्योरेंस के लिए पेमेंट करने की बात नहीं कर रहा है, प्रीमियम पेमेंट की बात नहीं कर रहा है, जस्ट इंश्योर्ड है बोल रहा है। एक्चुअली ट्रांजैक्शन इज गुड्स परचेज्ड वर्थ रुपीज 2,000, 2,000 रुपए का सामान खरीदा है। तो इसमें तो हम जानते हैं गुड्स एंड कैश, रियल एंड रियल। गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आ रहा है, सामान जा रहा है, आ रहा है तो डेबिट करेंगे गुड्स को, और गुड्स के जगह पर परचेजेस को डेबिट करेंगे। गुड्स को यूज नहीं करना चाहिए, कैश को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट 2,000 से है। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर्ड गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 3,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। जो इंश्योर्ड गुड्स था उसमें से 3,000 का, ये ऊपर के क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, एकदम अलग है, इंडिपेंडेंट है। 3,000 रुपए का इंश्योरेंस वाला सामान आग से नष्ट हो गया। आग से नष्ट होने के कारण जो एस्पेक्ट आएगा वो लॉस बाय फायर एक पॉइंट है। दूसरा है हमारा गुड्स, जैसा कि जानते हैं लॉस बाय फायर नॉमिनल अकाउंट है, गुड्स रियल अकाउंट है। और लॉस बाय फायर बिजनेस के लिए लॉस है, डेबिट करेंगे। गुड्स रियल है, आउट हो रहा है, इसमें कमी हो रही है, डिक्रीज इन गुड्स हो रहा है, क्रेडिट करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर, और ये 3,000 से है, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर गुड्स का अदर यूज हो रहा है, तो आपकी मर्जी स्टॉक लिखिए या परचेजेस। ज्यादातर बुक्स में परचेजेस टर्म यूज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम इज क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ₹3,000 बाय चेक एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्लियर कट है कि इंश्योरेंस कंपनी से सामान नष्ट होने के कारण, इंश्योरेंस कराया हुआ होने के कारण 3,000 रुपए हमको चेक से मिल रहा है, और उस चेक को हम बिजनेस में नहीं रखे, बैंक में जमा कर दिए हैं। तो बैंक इज द रिसीवर एंड इंश्योरेंस कंपनी इज द गिवर। दोनों पर्सनल अकाउंट है, दो एस्पेक्ट है, एक रिसीवर है, गिवर है। रिसीवर को डेबिट करते हैं, गिवर को क्रेडिट करते हैं। अमाउंट है आपका 3,000 ईच। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन बिल्डिंग वर्थ ₹10,000। 10,000 के बिल्डिंग का 10% के रेट से डेप्रिसिएशन प्रोविजन करने के लिए कह रहा है। इसमें भी कोई ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन यूज के कारण बिल्डिंग का हमें डेप्रिसिएशन फेस करना पड़ता है, तो जरूरत हो जाता है इस वैल्यू को उसी पीरियड में रिकॉर्ड कर दे जिससे कि करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकाला जा सके। इसलिए ये ट्रांजेक्शन्स माना जाता है और इसकी अकाउंटिंग करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि बतलाया जा रहा है। बिल्डिंग 10,000 रुपए है, उसका 10% के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, प्रोवाइड करना है। इसका मतलब 1,000 रुपीज डेप्रिसिएशन अमाउंट है। और इस ट्रांजेक्शन में जो एस्पेक्ट्स आ गया, डेप्रिसिएशन एंड बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, बिल्डिंग जबकि हमारा रियल अकाउंट है। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए लॉस है, डेबिट करेंगे, और बिल्डिंग में कमी हो रही है, डिक्रीज इन बिल्डिंग है, एसेट्स है, दैट्स वाई क्रेडिटेड। अमाउंट जैसा कि बतलाया 1,000 रुपीज हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट है, उसी से ये अकाउंटिंग होगी। ऊपर के सभी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेने के बाद एक पॉइंट हमारे दिमाग में आ रहा है जो कि कॉमन सेंस बेस्ड है। आज तक हम आपको बतलाए हैं कि एसेट्स डेबिट किया जाता है, लेकिन जब एसेट्स में डिक्रीज है तो नेचुरली वो क्रेडिट होगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से कैपिटल की जब बात करते हैं तो कैपिटल का नेचुरल साइड क्रेडिट होता है, बट देयर इज एनी डिक्रीज इन कैपिटल बट नेचुरल रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। इस तरीके से कुछ ट्रांजेक्शन्स को हम कॉमन सेंस बेस्ड ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पर भी हम डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। ये सामान्य व्यवहार की बात है, सामान्य ज्ञान की बात है। इस तरह से सभी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेने के बाद हम आपको जानकारी दें कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो लेजर अकाउंटिंग से रिलेटेड है। प्रायः हम स्टूडेंट्स के बीच में पाते हैं अपने अनुभव से कि स्टूडेंट्स को लेजर अकाउंटिंग का प्रिंसिपल नहीं मालूम है, वो बस प्रैक्टिकली कॉपी करके देख करके सीख लेते हैं।
वास्तव में कंसेप्ट क्या है, लेजर अकाउंटिंग का रूल क्या है, इस बात को अप्लाई करना प्राय स्टूडेंट्स की जानकारी से में नहीं रहता है। जबकि हम जानते हैं हमारा डबल एंट्री सिस्टम का जो गोल्डन रूल है, नॉट ओनली फॉर जर्नल बट ऑल्सो फॉर लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरी अकाउंटिंग हमारा उसी पर बेस्ड है। हम उसी प्रोसेस या रूल को फॉलो करते हुए लेजर अकाउंटिंग की जानकारी अगले वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। आप जरूर उसे ध्यान से देखिएगा और उसको सीखने का प्रयास कीजिएगा, उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो, हमारा प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया है और आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को आवश्यक रूप से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।